स्वागत है एक नए विषय के साथ। बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए ये विषय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध कला। प्रिय विद्यार्थियों, निबंध कला या निबंध की तात्विकता, जिस प्रकार कहानी, उपन्यास या अन्य विधाओं में तत्व होते हैं, उसी प्रकार तत्व के रूप में भी या निबंध कला के रूप में भी ये सवाल पूछे जाते हैं बहुत बार। अब आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध कला के बारे में बात करते हैं। बहुत छोटे से व्याख्यान के माध्यम से अच्छे से अच्छा प्रयास है ये सीखने का, और उम्मीद करता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से सभी विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध कला को अच्छे से समझ पाएंगे। निबंध कला का अर्थ है विद्यार्थी, जिस प्रकार हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं, पहले वीडियो में बनाया कि सार, प्रतिपाद्य या भाव पक्ष या कला पक्ष, कि यहाँ हमने विषय वस्तु को अलग रख देना है। हमने ये देखना है कि विषय वस्तु में है क्या, विषय वस्तु किस प्रकार की है और उसकी कला किस प्रकार की, ये चीज ध्यान रखने के लिए विषय वस्तु का प्रकार और कला का प्रकार, ये होती है कि निबंध की कलात्मकता कि या निबंध की तात्विकता की कौन कौन से तत्वों का समावेश उन्होंने अपने निबंध लिखते समय किया है, या उनके निबंधों को पढ़कर हमें किन किन तत्वों का आभास उनके निबंधों में हो रहा है। आइए जानते हैं। शुक्ल जी के निबंधों का आधार लोक जीवन है, यानी कि लोक जीवन आम आदमी से, आम समाज के लोगों से वो जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। लोक जीवन और लोक जीवन यानी कि अपनी धरती से, अपने आसपास के परिवेश से वो अलग नहीं है, वहीं से वो विचार, भाव, सब कुछ वहीं से ग्रहण करते हैं। और व्यक्ति के स्थान पर, उनके निबंधों में व्यक्ति के स्थान पर लोक यानी कि समाज को, और व्यक्ति धर्म के स्थान पर लोक धर्म को उन्होंने महत्व दिया है। और व्यक्तिगत हित की अपेक्षा लोक मंगल की जो है उनके निबंधों में उन्होंने महत्व दिया है कि व्यक्ति के स्थान पर लोक यानी कि समाज महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति का धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, समाज का धर्म महत्वपूर्ण है। यानी कि धर्म को या हित को, हर चीज को वो समाज के लिए हितकारी मानते थे। अगर समाज का हित है तो व्यक्ति का हित अपने आप आ जाता है, ऐसा मानना था। और उनके निबंध ज्यादातर जो है मनोवैज्ञानिक है, जो चिंतन विभाग 1 और 2 में दिए गए हैं, जो विभिन्न मनोविकारों, मनोभावों पर हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि मनुष्यों की स्वाभाविक मनोवृत्ति की छानबीन उनके निबंधों में मिलती है, कि मनुष्य की जो मनोवृत्तियां हैं वो किस किस प्रकार जो है बदलती हैं, उनकी छानबीन उनके निबंधों में मिलता है। उनके निबंधों में जो है हृदय और बुद्धि का समन्वय दिखाई पड़ता है। और हृदय और बुद्धि का, यानी हृदय और बुद्धि दोनों का, क्योंकि कोई भी कला है, क्या कोई भी विधा है, और विशेषकर निबंधों में तो हृदय यानी कि बौद्धिकता और भावुकता का जो है समन्वय होना चाहिए, तभी कोई भी निबंध जो है सारगर्भित बन सकता है, अर्थवान बन सकता है। अगर पूरी बौद्धिकता होगी तो पाठक जो है उससे जो है सामंजस्य नहीं कर पाएगा उस निबंध से। लेकिन थोड़ी सी भावुकता या भावों को इसी सौम्यता से, कोमलता से प्रस्तुत करना होता है कि पाठक के हृदय को जो है बार बार निबंधकार गुदगुदाता है, और उसको एक भाव से निकालकर दूसरे भाव में वो बार बार प्रवेश करवाता चलता है, और इस प्रकार जो है पूरे विषय को स्पष्ट कर देता है। पाठक समझ ही नहीं पाता और रुचिकर तरीके से पाठक उसको पढ़ता जाता है। और ये विशेषता रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में दिखाई पड़ती है, यानी कि हृदय और बुद्धि का समन्वय है यहाँ पे। अब इनकी निबंध कला को हम निम्न प्रकार के पॉइंटों से हम देख सकते हैं। आइए सबसे पहले सुगठित विचार। सुगठित विचार, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में विषय और विचार दोनों की कसावट देखने को मिलती है। विषय पर भी उतना ही जोर है, विचारों पर भी उतना ही जोर है, और वो भाव और विचार एक दूसरे से इस प्रकार गुथे होते हैं कि पाठक वर्ग इनके निबंधों की तरफ एक के बाद लड़ियों में, एक
जो है विचार बढ़ा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जिस प्रकार हम किसी भवन के ऊपर चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पर जो है चढ़ रहे होते हैं, और इसी प्रकार जो है वो आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण जो है उत्साह निबंध का है, जो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। देखिए इस पॉइंट में, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही सुख में उत्साह, वही सुख में उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव, यानी कि यहां से एक विचार कहा कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही सुख में उत्साह का एक विचार हो गया। फिर आगे उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, और फिर आगे साहित्य मीमांसकों ने जो है 3 प्रकार के जो है उत्साही वीर बताए, युद्ध वीर, दानवीर, कर्मवीर। इस प्रकार का एक के बाद एक विचारों की जो है लड़ियां जो है गुथे जाती हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जो है चलते हैं, और पूरी मंजिल पर जो है पूरे भवन पर के ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं। यानी कि उस इस प्रकार से इन्होंने अपने विचार अपने निबंधों में दिए, और जो पाठक वर्ग के लिए जो है आकर्षण का केंद्र रहते हैं, और पाठक उनमें खो जाता है। आगे अगली जो विशेषता है, विषय और व्यक्ति की प्रधानता। विषय और व्यक्ति की प्रधानता, ये जो विशेषता है कि विषय और व्यक्ति, निबंधों में महत्वपूर्णता कि विषय क्या है, किस विषय पर निबंध लिखा है, और वो विषय जो है प्रभावित, क्योंकि विषय कौन चुनता है, निबंधकार चुनता है, और निबंधकार का व्यक्तित्व और विषय बहुत बार टकराता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि विषय और व्यक्तित्व दोनों अलग नहीं रह सकते, क्योंकि जो साहित्य के जो जानकार है या विद्वान है, उनका मानना है कि लेखक की शैली उसका व्यक्तित्व होता है। लेखक जिस शैली में अपने विषय को प्रस्तुत करता है वही उसका व्यक्तित्व है। यानी कि विषय और व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने विषय को और व्यक्तित्व को अलग रखने का प्रयास किया है। यानी कि उसको उन्होंने अपने निबंधों में विषय को स्पष्ट किया है, और उनका जो व्यक्तित्व है उनको बहुत बार वो जो है एक अलग रखकर जो है वो चलते हैं, यानी कि दोनों का समन्वय वो करके चलते हैं। अपने व्यक्तित्व को, अपने विषय को स्पष्ट करने में हावी नहीं होने दिया। मतलब यही है कि अपना जो आचार्य तो प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने विषय को विभिन्न उदाहरणों से, विभिन्न प्रसंगों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। व्यक्ति तत्व को अलग करके उन्होंने अपने निबंधों में रखा है। ये एक निबंधों की एक विशेषता है। अलग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग रखा है। ये बात अलग से आती है निबंधकारों से। उसके बाद है भावात्मकता। जिस प्रकार बुद्धि तत्व की प्रधानता, बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी कि जब निबंध लिख रहे हैं वहां बुद्धि तत्व सबसे सर्वोपरि रहता है, लेकिन बुद्धि तत्व जो है बहुत बार पाठकों के लिए बोझिल या नीरस बन जाता है। और निबंध का उद्देश्य है कि पाठक वर्ग को जो है नई जानकारी देना, उनके जो है विषय ज्ञान को बढ़ाना, और उनकी जो है बौद्धिक अक्षमता को और ऊपर लेकर जाना निबंधकार का उद्देश्य रहता है। लेकिन इसमें यहाँ पर अगर कोरे ही बौद्धिकता का प्रदर्शन किया जाता है तो पाठक वर्ग निबंधकार के साथ जुड़कर नहीं चलता, वो निबंधों की तरफ जो है आकर्षित नहीं होता। इसलिए पाठ जो है प्रत्येक निबंधकार हृदय तत्व का मिश्रण करता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भी बुद्धि तत्व के साथ जो है हृदय तत्व का जो है मिश्रण किया है। हृदय का मिश्रण करके जो है दोनों को मिश्रण से भावात्मकता से, यानी कि विचारों को भावों से मिलाकर चलना होता है। और इस कार्य में रामचंद्र शुक्ल जी जो है बड़े सबल निबंधकार हमें दिखाई पड़ते हैं। वो विचारों को भावों से इस प्रकार जो है जोड़कर चलते हैं, जिस प्रकार फूल में खुशबू समाई होती है, वो फूल में खुशबू की तरह साथ साथ जो है चल रहे होते हैं उनके भाव। यानी कि यहाँ पर हम मान सकते हैं कि फूल विचार है और खुशबू भाव है, यानी कि फूल में खुशबू की तरह उनके विचार और भाव मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अगली जो विशेषता है, विषय का कुशलता से वर्णन, यानी कि विभिन्न विषयों का जो कुशलता से वर्णन किया है। कुशलता यही होती है कि जब कोई विषय का
वर्णन करता हो तो बहुत बार देखा जाता है कि निबंधकार अपने विषय के वर्णन में इतना खो जाता है कि उसकी स्पष्टता के लिए वो बहुत बार अनावश्यक विस्तार कर बैठता है, और अनावश्यक विस्तार जो है पाठक वर्ग के लिए जो है बोझिल होता है और उसको जो है वो रुचिकर नहीं लगता। यानी कि लंबी या खींचकर कही गई बात या विस्तारण किया गया जो है किसी को भी अच्छा नहीं लगता और दूसरा समय भी नहीं होता लोगों के पास। इसलिए जो है विषय को संक्षिप्तता से प्रस्तुत करना होता है, कुशलता से, कि वो संक्षिप्त और इतनी जो है शब्दों की बनावट ऐसी हो, शब्दों के जो अर्थ है इस प्रकार के शब्द लिए जाएं जो ज्यादा अर्थवान हो, और इस चीज को जो प्रस्तुत करने में विषय की कुशलता से वर्णन करने में रामचंद्र शुक्ल जी को जो है महारत हासिल है, और वो अपने निबंधों में अनावश्यक विस्तार से और अनावश्यक वर्णन न करके अपने विषयों का सूक्ष्म विवेचन जो है वो करते हैं, सूक्ष्मता से जो है विवेचन करते हैं, और एक विषय को, एक भाव को स्पष्ट करके उसके बाद जो है आगे चलते हैं, और वो पूरी गंभीरता से अपने विषयों को स्पष्ट करते हुए चल देते हैं, और सौम्यता से, कोमलता से और छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अपने निबंधों में गंभीरता ले आते हैं और प्रौढ़ता ले आते हैं। अब उसके बाद है उनके निबंधों की अगली विशेषता है हास्य व्यंग्य। रामचंद्र शुक्ल जी गंभीर चिंतक, गंभीर विचारक हैं और गंभीरता से वो अपने निबंध लिखते हैं। फिर भी उनके निबंधों में बहुत सारे हास्य व्यंग्य भरे पड़े जो पाठक के लिए कौतूहल और जिज्ञासा भर देते। जिस प्रकार उत्साह निबंध में वाग्वीरों कि बहुत से लोग देखे होंगे कि किसी जो विधवा है उसको, उसके प्रति जो है करुणा दिखाएंगे, दया दिखाएंगे और अपने आप को ये दिखाएंगे कि वो उसका हितैषी है, लेकिन बाद में उसका जो है शारीरिक शोषण करेंगे। इस प्रकार के जो व्यंग्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह निबंध में किए हैं, और ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हैं। आम जीवन में भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी गरीब को देना हो, कोई एक फल दे, लेकिन उसके साथ 10 फोटो खिंचवा देंगे। इस प्रकार के वाग्वीरों के ऊपर रामचंद्र शुक्ल जी उत्साह निबंध में जो है वो व्यंग करते हुए नजर आते हैं कि वीर वही है जो किसी विज्ञापन की या किसी का लालच, किसी वस्तु का या विज्ञापन का लालच ना, जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है वही जो है दानवीर कहा जाएगा। तो यहाँ पर वाग्वीरों पर जो व्यंग जो है किया गया। उसके बाद है लोक जीवन। उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता ऊपर भी हमने बात की कि रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध जो है लोक भूमि से जुड़े हुए हैं। उनके जो निबंध है वो व्यक्ति के स्थान पर लोक को, व्यक्ति धर्म के स्थान पर लोक धर्म को, व्यक्तिगत हित की अपेक्षा लोक मंगल को अपने निबंधों में उन्होंने महत्व दिया है, और शुक्ल जी के निबंधों को लोक जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और इनके जो है लोक जीवन को श्रद्धा, भक्ति, भय निबंधों में लोक जीवन जो है भरे पड़े हैं उनके उदाहरण, और उनके निबंधों में सर्वत्र लोक जीवन और लोक समाज का ध्यान, जैसे श्रद्धा और भक्ति, ये दोनों भावों का अलग अलग प्रकार से कि समाज में श्रद्धा को किस नजरिए से देखा जाता है, भक्ति को किस नजरिए से देखा जाता है, और भय को, भय निबंध में भी भय को कैसे कि लोक में भय का महत्व, इन यानी कि समाज से जोड़कर, विभिन्न मनोभावों को समाज से जोड़कर, लोक से जोड़कर रामचंद्र शुक्ल जी अपने विषयों में वर्णित करके नजर आते हैं। उसके बाद है निगमन शैली। विभिन्न प्रकार की शैलियों के प्रयोग विभिन्न निबंधकार करते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ निगमन शैली का वर्णन किया जा रहा है। निगमन शैली वो होती है प्रिय विद्यार्थियों कि जब किसी बात को एक सूत्र में पिरोया जाता है, पहले तो सूत्र होगा, सूत्र में, सूत्र वाक्य में बात कही जाएगी और फिर उसका विस्तार किया जाएगा। इनकी सूत्र वाक्य लिखकर फिर उसका विस्तार किया जाएगा, ये क्या कही जाएगी निगमन शैली। बहुत सारे
वर्णन शैली होती है, विश्लेषणात्मक शैली होती है, गवेषणात्मक शैली होती है, भावात्मक शैली होती है, आत्मकथात्मक शैली होती है, विवरणात्मक शैली होती है, बहुत प्रकार की शैलियों का, संवादात्मक शैली होती है। लेकिन निगमन शैली एक नहीं, यानी कि सूत्रात्मक शैली भी कई बार इसको कहते हैं। एक सूत्र में कही गई बात को जो है फिर उसका विस्तार करते हैं, उसको निगमन शैली कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस निगमन शैली का प्रयोग अपने निबंधों में किया है। जैसे उत्साह निबंध में देखते हैं कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही सुख में उत्साह। इसके बाद फिर इसका विस्तार करते हैं। इसी प्रकार जो है वैर, ये क्रोध और ये प्रेम वर्षण, ये चारों, यानी कि पहले तो वैर का जो मनोभाव है इसको किस प्रकार जो है सूत्र में कि वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, एक सूत्र में कई बार, उसके बाद इसको विस्तार करते हैं। इसी प्रकार यहाँ में यदि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण है, ये एक अलग निबंध का उदाहरण है। तो ये एक सूत्र वाक्य है, फिर इसका विस्तार। इस प्रकार जो है ये निगमन शैली अपने निबंधों में रामचंद्र शुक्ल जी निगमन शैली का सफल जो है वर्णन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है अनेक प्रसंगों का, अवैध कथाओं का उल्लेख। रामचंद्र शुक्ल जी अपने निबंधों की स्पष्टता के लिए स्वाभाविकता और जो मौलिकता या जिसको वास्तविकता कहें, और वो जो है विभिन्न उदाहरणों से अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं। वो उदाहरण जो है विभिन्न प्रसंग या उदाहरण जो होते हैं वो पौराणिक कथाओं से होते हैं, ऐतिहासिक कथाओं से और लोक प्रसिद्ध जो कथाएं होती हैं उनसे होते हैं। और जो स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी के सब अनुभव, उनके जीवन के जो अनुभव उस विषय को स्पष्ट करने में जो सहायक है उनका, ये नहीं है कि वो अपना व्यक्तित्व अपने निबंधों में जबरदस्ती प्रकट करना चाह रहे हैं या व्यक्तिवादिता को दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। वो अनुभव जो विषय को स्पष्ट करने में सहायक हो उनका रोचकता और स्वाभाविकता से वर्णन करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी नजर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से आप रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध कला या तात्विकता, या इसको आप उत्साह निबंध की निबंध कला इस प्रकार में एग्जामिनर इस क्वेश्चन को, इस सवाल को परीक्षा में पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला या उत्साह निबंध की निबंध कला या तात्विकता के सवाल को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।